कंडक्टर्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आयन से। वेरी गुड। So now if we compare metallic conductors with electrolytic conductors, तो metallic conductors में electrons, free electrons are charged carriers. Free electrons are charge carriers. और इसमें ions are और कोई कंपैरिजन इन दोनों के बीच? Anything else you can think of? अच्छा, दोनों में रेजिस्टेंस होता है? रेजिस्टेंस होगा ना दोनों में? Yes. What is the reason of resistance in metallic conductor? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो क्या रीजन होगा मेटालिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का? एटम्स उनके पार्ट को ब्लॉक कर लेते जो मेटल, बाकी मेटल एटम्स या कैटायंस की एक रेगुलर अरेंजमेंट, एक लैटिस बनी होगी ना, उससे ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे तो उनकी मूवमेंट में हिंड्रेंस होगा, प्रॉब्लम होगी। करेक्ट? समझ में आई ये बात? Yes. Yes. And that is the cause of resistance. तो मेटालिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? रेजिस्टेंस is caused by the hindrance provided by lattice in movement of electron. ठीक है? Agreed? Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में होगा रेजिस्टेंस? Yes. रीजन सोचो और बताओ क्या होगा। आयन्स की मूवमेंट हिंडर्ड होगी। देखो, यहां आयंस को मूव करना है, करेक्ट? आयंस की मूवमेंट में हिंड्रेंस कौन प्रोवाइड करेगा? सबसे पहली चीज तो होगी इंटर आयनिक अट्रैक्शन। सही है? आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Yes, sir.
दूसरी चीज होगी हाइड्रेशन। आयंस को चारों ओर से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर रखा होगा, उनकी साइज बहुत बड़ी हो गई होगी, करेक्ट। यस। अब तीसरी चीज होगी विस्कोसिटी। जब आयन पानी के बीच मूव करेंगे तो उनको फ्रिक्शनल फोर्स टाइप का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, यस। चलो ये नोट करो इसमें। और लास्ट, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटालिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ज्यादा कोलिजन होंगे ज्यादा कोलिजन क्यों हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से? क्योंकि अब और काइनेटिक लैटिस वाइब्रेट करेगी। लैटिस वाइब्रेट करेगी तो वो ज्यादा ब्लॉकेज प्रोवाइड करेगी, करेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो और इजीली मूव कर पाएंगे। ओके, कर लिया नोट? यस। तो ये तो हो गए मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बीच जो भी कंसेप्चुअल डिफरेंस है। ओके, नाउ मैथमेटिकली हम लोग दोनों का सेम फॉर्मुलेशन रखते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर का फॉर्मूला क्या था? मेटालिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस का ई बाय मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऐसे दिया था, रो एल बाय ए, याद है? यस सर रो क्या था इसमें? रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी। एल लेंथ length of the conductor. एल था लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस से तो बिल्कुल सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में भी डिफाइन करते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, करेक्ट। यहां पे ये जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एल, ओके। और इस प्लेट के एरिया को कहते हैं ए। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए वेरी सिमिलर डेफिनेशन वी टेक and we write 1 by rho is 1 by r l by a, और इस 1 by रो रेजिस्टिविटी था, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, उसको हम डिनोट करते हैं कापा से। तो कापा क्या है? कंडक्टिविटी और दूसरा नाम देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है? यस सर। एल क्या है यहां?
distance between plates. A, area of plates. L by A को पूरा बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। कापा के यूनिट्स क्या होंगे बताओ? वन बाय आर का यूनिट ओम इनवर्स होगा, करेक्ट। Yes, sir. और एल और ए के यूनिट्स रखेंगे तो मीटर इनवर्स आएगा। अगर लेंथ और एरिया को सेंटीमीटर्स में रखा तो पर ओम पर सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ओम इनवर्स को और क्या कहते हैं मालूम है ना? MHO, या सीमेंस, ठीक है। नोट कर। Yes, sir. कापा क्या है? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस इज 1/r। रेजिस्टेंस आर, उसका रेसिप्रोकल कंडक्टेंस 1/r। रेजिस्टिविटी रो, उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कापा, ठीक है। चलें आगे। कर लिया नोट? Yes. Next thing we will define here is molar conductance, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा। लिखो इसमें। नोट करो उसको करो।
नोट? Yes. So what is molar conductance we are defining? Molar conductance we are defining as उतने सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें टोटल 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का है। ओके, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने में है दैट मच इज उतने सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्टेंस। ओके, बट इट शुड बी बिटवीन प्लेट्स which are 1 meter apart या 1 सेंटीमीटर यूनिट डिस्टेंस, जिस भी यूनिट में ले रहे हो उसका यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, एंड लार्ज इनफ टू कंटेन ऑल द इलेक्ट्रोलाइट, पूरा सॉल्यूशन उनके बीच आ जाए। ठीक है, ये क्लियर है? तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिलेट कर सकते हैं? कैन बी रिलेटेड विद कापा। भाई कापा इंटू वॉल्यूम कर ले, हमें उतने सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकालना है ना। तो पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई कितने वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है, कितने वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होता है। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी याद है? मोलैरिटी वाज मोल्स पर लीटर, करेक्ट? Yes, sir. तो 1 लीटर में कितने मोल्स? अब अगर उसका रेसिप्रोकल कर दूं मैं तो क्या आ जाएगा? लीटर्स पर मोल। लीटर्स पर मोल मतलब 1 मोल कितने लीटर में है, और यही वॉल्यूम हमें निकालना है। तो हम क्या कह सकते हैं? मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाय मोलैरिटी। यूनिट्स हो जाएंगे लीटर्स पर मोल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1000 बाय मोलैरिटी, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, या 1 बाय 1000 मोलैरिटी, मीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नाउ वी कैन कोरिलेट। हमें निकालना है उतने वॉल्यूम का सॉल्यूशन, उतने वॉल्यूम का कंडक्टेंस, तो कापा इंटू वी करना पड़ेगा। कापा कितना था? GL बाय इंटू वी, तो ये आ जाएगा GL स्क्वायर इज इक्वल टू कापा इंटू VN, करेक्ट? और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट हम लोगों ने कितना लिया हुआ है? 1। ओके, तो L तो 1 है, तो from here we can write molar conductance will be kappa into Vn, since L is 1। क्लियर है? Yes, sir. तो लैम्डा एन का रिलेशन मिल गया हमें। यूनिट्स थोड़े देख ले क्योंकि इसमें यूनिट्स की बहुत गलती हो। तो लैम्डा एन क्या है? कापा। कापा को तुम कैसे रखोगे? पर ओम पर मीटर में सपोज रखता है, तो मोलर वॉल्यूम को भी फिर मीटर क्यूब पर मोल में रखना पड़ेगा, और फिर लैम्डा एन के यूनिट होंगे पर ओम मीटर स्क्वायर। सर के क्या था, वापस रिपीट कर सकते हो? कापा। कापा तो मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा मोलर वॉल्यूम, 1 बाय 1000 मोलैरिटी, मीटर क्यूब पर मोल, और लैम्डा एम हो जाता
ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट अगर हम लोग कापा को पर ओम पर सेंटीमीटर में रखते तो मोलर वॉल्यूम कितना आता? सेंटीमीटर क्यूब में रखते। करेक्ट। तो ये याद रखना, यूनिट देख के डिसाइड होगा 1000 न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में। ओके। नोट कर लिया? Okay. Similarly, we can define equivalent conductance. कैसे डिफाइन करते हैं? So conductance of that much solution which contain one equivalent of electrolyte between plates which are unit distance apart and large enough to contain whole electrolyte between them. ठीक है? तो क्या इसके रिलेशन हो जाएंगे से लैम्डा ई ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स will be equal to kappa। बस अब चेंज ये होगा, मोलैरिटी की जगह नॉर्मैलिटी आ जाएगा। करेक्ट। नोट कर लो।
हो गया नोट? Yes. नेक्स्ट थिंग नाउ वी कैन स्टडी, अगर मोलैरिटी चेंज की तो ये वैल्यूज कैसे चेंज होंगे? वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, if molarities are changed, suppose हम डाइल्यूट कर रहे हैं एक सोल्यूशन को, मोलैरिटी कम कर रहे हैं, तो कापा को क्या होगा और लैम्डा एन को क्या होगा? भाई मोलैरिटी अगर हम कम कर रहे हैं तो चार्ज कैरियर्स कम होंगे, आयंस कम हो जाएंगे ना पर यूनिट वॉल्यूम, यस और नो? Yes. अब अगर आयंस कम हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम तो कम हो जाएगी, कंडक्टिंग आयंस ही कम हो गए। क्लियर? यस और नो? तो कापा क्या हो जाएगा? कापा कम हो जाएगा। लेकिन मोलर कंडक्टेंस क्या है? मोलर कंडक्टेंस तो एक मोल की कंडक्टेंस है, करेक्ट? यस और नो? Yes. मोलर कंडक्टेंस तो एक मोल की कंडक्टेंस है, एक मोल की कंडक्टेंस तो कम होगी नहीं, बल्कि डाइल्यूट कर दिया है तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, करेक्ट? Yes. इंटर आयनिक कंडक्टेंस, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो हर सॉल्यूशन में हर आयन की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ये समझ में आ रहा है? भाई आयन कैटायन है, एक एनायन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के एक दूसरे से अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के मूवमेंट में दिक्कत आती है। अब अगर मैं सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दूंगा, मतलब आयंस को एक दूसरे से ज्यादा दूर कर दिया, आयंस को एक दूसरे से ज्यादा दूर कर दिया तो इजीली कंडक्ट करेंगे ना। ओके, तो हम लोग जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे कापा कम होगा लेकिन मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। इतना क्लियर है? ये लॉजिकली क्लियर है तो आगे चलिए। इतना क्लियर है लॉजिकली? Yes. मोलर Yes. एक बार समझा दो। भाई मोलर कंडक्टेंस एक मोल आयंस की कंडक्टेंस है, ठीक है? Yes. यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तो बदल नहीं रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तो बदल नहीं रहा है। अब अगर नंबर ऑफ आयंस नहीं बदल रहा है तो मतलब हमें फिर हर एक आयन की कंडक्टेंस से समझना पड़ेगा, और हर एक आयन की कंडक्टेंस तो बढ़ेगी अब, क्योंकि हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है। सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है तो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस कम हो गए हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शंस कम हो गए हैं तो हर सॉल्यूशन इजीली कंडक्ट करेगा, हर आयन ज्यादा इजीली कंडक्ट करेगा ना। तो ये मोलर कंडक्टेंस की जो कंडक्ट वेरिएशन था इसको डिटेल में स्टडी किया गया विद कंसंट्रेशन, एंड डिबाय एंड हकल प्लॉटेड दिस ग्राफ molar conductance versus root C, and what they found was
For strong electrolytes, the graph was a straight line. But for weak electrolytes, it was a hyperbolic type of curve. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और स्ट्रेट लाइन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Now what we need to understand कि जैसे जैसे हम मोलैरिटी कम करते जा रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा. मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी तो मोलर कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मोलर कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब मोलैरिटी विल ऑलमोस्ट अप्रोच टू जीरो. क्लियर? यस और नो? अब मोलैरिटी जीरो प्रैक्टिकली तो हम अचीव नहीं कर सकते, करेक्ट? मोलैरिटी जीरो मतलब हमने सोल्यूशन में आयन डाला ही नहीं. अब सोल्यूशन में आयन डाला ही नहीं तो उसकी कंडक्टेंस हम क्या मेजर करेंगे? ठीक है, यस और नो? तो Yes. सर कंडक्टेंस जीरो हो जाएगा ना? जीरो क्यों होगा? कंडक्टेंस तो मैक्सिमम होगा भाई, जितना सोल्यूशन डाइल्यूट. अरे हाँ बरोबर. यस. देख रहे हो ना, कंडक्टेंस कम करने से, सॉरी मोलैरिटी कम करने से कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है. यस सर, हाँ बरोबर बरोबर. कंडक्टेंस तो मैक्सिमम होगी, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम है. ठीक है, बट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट हुई है, करेक्ट? इस स्ट्रेट लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लें और ये देख लें वाई एक्सिस पे कहां इंटरसेप्ट कर रहा है. क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं ये इसकी मोलर कंडक्टेंस होगी एट जीरो मोलैरिटी. ओके, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कर पाएंगे क्या? नो. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका ग्राफ तो एक्सपोनेंशियल टाइप का है. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? ये द मैक्सिमम molar conductance occurs at molarity tending to zero. और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड एज लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इंफिनिटी. मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट जीरो मोलैरिटी. तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए lambda m infinity value can be calculated by extrapolating lambda m versus root c ग्राफ. ठीक है, क्लियर? बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे नहीं कर सकते. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम एक और लॉ यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज पोलराउसेस लॉ.
Polar-Auschwitz law क्या कहता है? It states that at infinite dilution, molar conductance of an electrolyte can be represented as sum of molar conductance of its ion. So lambda n infinity of some electrolyte AB. I can write lambda of A plus lambda of B. Clear? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयंस के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, करेक्ट? आयंस के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन 0 होगा, करेक्ट? ठीक है? Yes, sir. नोट कर लिया? सर प्रीवियस पेज दिखाइए ना प्लीज। थैंक यू सर। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही ग्राफ स्टेट में मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्राफ हर समय स्ट्रेट लाइन में, ठीक है? तो पर नेगेटिव हो जाएगा ना एक पॉइंट के बाद। नेगेटिव क्यों होगा बेटा? तुमने इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड कर दिया अगर इलेक्ट्रोलाइट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फिर कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर तुम मतलब तुम यही करो ना, उसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो कभी वो एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा। तो भाई उतना कंसंट्रेटेड रखोगे मतलब तुमने सोल्यूशन ही नहीं बनाया है। सोल्यूशन में तो सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट से कम ही रखोगे ना। यस नोट कर लिया? यस ओके। तो इससे हम लोग देखो पोलर-आउशेज लॉ यूज करके we can calculate lambda n infinity value of weak electrolytes। कैसे? मान लो मैं एसिटिक एसिड का लैम्डा n इंफिनिटी निकालना है, ठीक है? एसिटिक एसिड का लैम्डा n इंफिनिटी निकालना है। एसिटिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, करेक्ट? तो एसिटिक एसिड का लैम्डा n इंफिनिटी I can write like this, lambda of H plus lambda of acetate ion। सही है? yes or no? यस अगर इसको ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत है?
इस तरह लिखने में कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब पहले दो को आई कैन से इज लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ HCl. Next two I can say is lambda m infinity of sodium acetate, and last two I can say is lambda m infinity of NaCl. Correct? Yes, sir. ये तीनों तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, HCl, NaCl and सोडियम एसिटेट. तो इनके तो लैम्डा एम इंफिनिटी वैल्यूज हम इनके ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं. सही है? yes, तो बस पोलराउसिस लॉ से हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम इंफिनिटी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा एम इंफिनिटी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं. ठीक है? समझ में आया पोलराउसिस लॉ का एप्लीकेशन? Yes, sir. नोट हो गया? yes, ओके. अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक और चीज याद रखना. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की किसी भी मोलारिटी पे उनका अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए तो दैट आल्सो यू कैन रिलेट विद देयर मोलर कंडक्टेंस. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना होता है अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, मालूम है ना? ये हम लोगों ने आयनिक में किया था ना. अगर one, 1 हो जाता है at infinite dilution, weak electrolyte also starts to act as strong electrolyte. Correct? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा को I can correlate like this, that lambda m is equal to alpha is equal to lambda m upon lambda m infinity. ठीक है? नोट कर लिया? चलो बुकलेट ओपन करो. एक एग्जाम्पल करते हैं. Let's read problem 58, all of you in FPS. देखो कंडक्टेंस के प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 58, just all of you read that problem. पढ़ लिया प्रॉब्लम सबने? तो क्या दिया है प्रॉब्लम में? एक सैचुरेटेड AgBr सॉल्यूशन का कापा दिया है. करेक्ट? सैचुरेटेड AgBr सॉल्यूशन का कापा दिया है.
8.486 into 10 raised to minus 7. ओके, ठीक है। और प्योर वाटर का भी कापा दिया है। प्योर वाटर का कापा कितना दिया है? 0.75 into 10 raised to minus 6. -7 के ऑर्डर में आ जाते हैं। अब प्योर वाटर में कौन से आयन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? H plus OH. H प्लस OH माइनस। और सैचुरेटेड AgBr सॉल्यूशन में कौन से आयन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? Ag plus Br. Br. Ag प्लस Br माइनस H प्लस OH माइनस। भाई AgBr को आपने पानी में डिसॉल्व कर रखा है ना, तो पानी के भी तो आयन्स आएंगे। Yes, sir. तो ऊपर वाला कापा 4 आयन्स की वजह से है। Ag प्लस Br माइनस H प्लस OH माइनस, करेक्ट? Yes, sir. नीचे वाला कापा केवल H प्लस और OH माइनस की वजह से। तो केवल AgBr की वजह से कितनी कापा होगा? कैन वी फाइंड आउट? निकाल सकते हैं क्या? Yes, sir. सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को। तो केवल AgBr के ड्यू टू कापा हो गया 0.986 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, करेक्ट? ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. और लैम्डा m इंफिनिटी AgBr का आई कैन राइट है लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ AgNO3 प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ KBr माइनस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ KNO3। सही है? Yes. Yes, sir. ये वैल्यूज तो मैं दी है प्रॉब्लम में। तो कितना Yes, sir. कितना आ जाएगा ये? 139.4। क्लियर? ठीक है? Yes. Yes, sir. ओके, तो नाउ अब यहां से आगे प्रोसीड करो और ये समझो लैम्डा m इंफिनिटी क्या होता है? कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। और सैचुरेटेड AgBr सॉल्यूशन में मोलैरिटी क्या होगी आयंस की? उनकी मोलर सॉल्युबिलिटी, करेक्ट? Yes. तो अपॉन S, तो यहां से S की वैल्यू निकाल लोगे। Yes, sir. ये मोलर सॉल्युबिलिटी हो गई। इसका स्क्वायर कर दोगे KSP मिल जाएगा। इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोलर सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर मिल जाएगा। ठीक है? Yes, sir. समझ में आया कैसे करने प्रॉब्लम? देखो AgBr इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी
इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन ही होगा। ओके, क्लियर है? नोट कर लिया ये प्रॉब्लम? सब लास्ट पॉइंट रिपीट कर सकते हैं क्या बोला? I am saying AgBr is a sparingly soluble electrolyte. Yes. तो ऐसे सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वो जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है उतना हमने कर दिया, करेक्ट? Yes. तो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी एक इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत कम डिसॉल्व होगा ना। हाँ ओके, Yes. तो नोट कर लिया? चलो कंडक्टेंस के प्रॉब्लम्स कंप्लीट करते हैं। FBS 50 ऑनवर्ड, 50 से 64 स्टार्ट करो।
हो गया कंप्लीट? बोलो कौन कौन से डिस्कस करने हैं? 62 62 और कोई? फिफ्टी नाइन 59 64 गिवन है 59 प्रॉब्लम में सैचुरेटेड AgCl का कापा दिया है। ये तो बिल्कुल 58 जैसा ही है। सैचुरेटेड AgCl का कापा कितना दिया है? 1.12 into 10⁻⁻⁶ और लैम्डा एन इंफिनिटी निकाल सकते हो Ag प्लस और Cl माइनस का ऐड करके। यस सर फिर इक्वेशन लगा दो, करेक्ट? हाँ इससे सर बरोबर मिल जाएगा और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के Sp निकालना है, दैट विल बी यस H2। सर ओके, यस सर हो गया नोट? यस 62 के लिए आयनिक मोबिलिटी का एक फॉर्मूला याद रखो। आयनिक मोबिलिटी किसी भी आयन की मोलर कंडक्टेंस अपॉन 96500 and it is also equal to ionic velocity upon potential difference between plates upon distance between plates। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में तो हमें आयनिक मोबिलिटी दी है और लैम्डा निकालना है। करेक्ट, Na+ की आयनिक मोबिलिटी दी है 4.26 into 10⁻⁸। तो Na+ का लैम्डा हो जाएगा ये और Cl- का लैम्डा हो जाएगा 6.8। करेक्ट, यही है। यस तुम्हें मोलर कंडक्टेंस, तुम्हें क्या निकालना है? कापा निकालना है। पहले इन दोनों को ऐड करके लैम्डा ऑफ NaCl निकाल दो, कितना हो जाएगा? करेक्ट, यस लैम्डा इज कापा इनटू 1000 बाय मोलरिटी। नहीं, मीटर में है ये, मीटर वाले यूनिट है। 1/1000 मोलरिटी यहाँ से कापा आ जाएगा। आयोनिक मोबिलिटी के फॉर्मूला का कुछ डेरिवेशन? नहीं, उसका डेरिवेशन नहीं करना है, उसको बस याद रखो। अच्छा हो गया नोट? यस और कोई करना है? 64 X+ का लैम्डा दिया है, OH- का लैम्डा दिया है, तो वाटर का लैम्डा आ जाएगा
वाटर का कापा दिया है, पीएच निकालना है और केडब्ल्यू निकालना है। तो लैम्डा ऑफ वाटर आ जाएगा H प्लस और OH माइनस को ऐड करके कितना आ रहा है ये? 2.99। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू कापा into 1/1000 times molarity of H plus। इससे H प्लस आयंस की मोलारिटी आ जाएगी। यस। फिर उसको उसका नेगेटिव लॉग लेके पीएच निकाल लोगे स्क्वायर करके केडब्ल्यू। ठीक है, यस सर, ये तो लैम्डा इंफिनिटी दिया है। यार वाटर जैसे वाटर में ये बताओ, प्योर वाटर में तुम्हें मालूम है ना H प्लस आयन की मोलारिटी अराउंड कितने के पास होती है बताओ? प्योर वाटर में H प्लस की मोलारिटी कितनी होती है? 10⁻⁷। -7 मोलर कोई आयन है तो उसकी मोलारिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना। हाँ यस। ऐसे सोल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन मान सकते हैं ना। इलेक्ट्रोलिसिस में 10⁻³ के नीचे किसी की मोलारिटी होती थी, हम लोग उसको इनफाइनाइट, उसको तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में लेते भी नहीं थे, याद है ना? यस। क्लियर है? ओके, चलिए, तो एचबीएस के सारे डाउट क्लियर हो गए? Yes, sir. एचबीएस पूरा 1 to 64 कंप्लीट है, किसी को कोई डाउट नहीं बचा है? तो 64th क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में मोलारिटी ऑफ वाटर नहीं है। वाटर थोड़ी कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के अंदर के आयंस कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ। तो जो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं उनकी मोलारिटी लोगे ना। यस। प्लस की ले लो चाहे OH माइनस की ले लो, प्योर वाटर में तो दोनों बराबर ही होंगे, करेक्ट? यस। एचबीओ में कोई डाउट बचा है? हम्म, ओके, तो एक चीज और डिस्कस करते हो, that we call as conductometric calculation, conduction measuring calculation। तो देखो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशंस में ना H प्लस और OH माइनस आयंस की कंडक्शन बाकी सारे आयन से बहुत ज्यादा है। क्लियर? कंडक्शन ऑफ H plus and OH minus ion is much more than
conduction of all other ions. ये क्लियर है? Yes. तो अगर किसी सॉल्यूशन में से H प्लस आयंस कहीं चले गए तो H प्लस या OH माइनस, तो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी। और कहीं से H प्लस और OH माइनस आयंस आ गए सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी। समझे? इज दिस क्लियर? Yes. प्लस या OH माइनस आए तो कंडक्टेंस ड्रास्टिकली बढ़ेगी, H प्लस या OH माइनस गए तो कंडक्टेंस ड्रास्टिकली कम होगी। बाकी सब आयंस का हम रफली सेम मानते हैं कंडक्टेंस। तो बेसिकली H प्लस आयन की कंडक्शन रफली होती है 350, OH माइनस की 200 और बाकी सब की रफली 60 से 100 के बीच में होती है। तो हम उन सबको ऑलमोस्ट इक्वल मानते हैं। तो एक तो हम लोगों ने टाइट्रेशन सीखा था, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। एक और टाइट्रेशन करने का तरीका है जिसको हम कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग टाइट्रेशन मेजर करते हैं। तो सॉरी, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग कंडक्शन मेजर करते हैं उस टाइट्रेशन में। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक बीकर में मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड और ब्यूरेट से इसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं और इस सॉल्यूशन का हम कंडक्शन मेजर कर रहे हैं। कैसा ग्राफ बनेगा? वाई एक्सिस पे मैं कंडक्शन मेजर कर रहा हूं और एक्स एक्सिस पे स्ट्रॉन्ग बेस का वन। तो बीकर में पहले स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब मान लो HCl जैसा एसिड है, तो बीकर में पहले H प्लस आयन और Cl माइनस आयन है, करेक्ट? Yes. मैं ब्यूरेट से स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH डालूंगा, तो NaOH का OH माइनस H प्लस से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा और Na प्लस सोल्यूशन में छूट जाएगा। तो बेसिकली मैंने किया सोल्यूशन के H प्लस हटा दिए और उतने ही Na प्लस डाल दिए, तो इससे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या होगा बताओ? कम। कम होगा। तो ये ग्राफ ऐसा कम होता जाएगा, करेक्ट? क्लियर? मैं NaOH डालता गया, कंडक्टेंस कम होती गई, एक पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो जाएगा, करेक्ट? Yes. स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो गया, उसके बाद भी मैं NaOH डालता गया तो क्या होगा? इंक्रीज हो। अब मैं सोल्यूशन में नए Na प्लस और OH माइनस आयन आएंगे। अब मैं और NaOH डालूंगा तो उसका OH अब किसी से रिएक्ट थोड़ी कर पाएगा, क्योंकि H प्लस तो खत्म ही हो गया। क्लियर? तो अब तो सोल्यूशन में नए Na प्लस और OH माइनस आयन आएंगे। क्लियर? तो कंडक्टेंस will start to increase the moment strong acid is completely reacted. ओके? तो जैसे ही ये ग्राफ ये डिप पे आएगा वीकेंड से, ये जिस वॉल्यूम को करस्पॉन्ड कर रहा है
इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर? समझ में आया ये? Yes, sir. चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बीकर में वीक एसिड है और ब्यूरेट से स्ट्रॉन्ग बेस डालना है। अब ग्राफ कैसा बनेगा? भाई वीक एसिड पूरा डिसोसिएटेड तो होता नहीं है, करेक्ट? यस और नो? तो पार्शियली डिसोसिएट होगा, तो जो पार्शियली डिसोसिएटेड होगा उससे जो H प्लस है वो पहले स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेंगे और कंडक्टेंस कम होगा, करेक्ट? फिर जब तुम उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो वो अनडिसोसिएटेड एसिड से रिएक्ट करेगा, उससे और नए आयंस प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टेंस स्लाइटली इंक्रीज होगा। और फिर जब एसिड खत्म हो जाएगा उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग बेस डालते रहे तो नए OH माइनस आएंगे, कंडक्टेंस ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा। तो दिस पॉइंट विल बी इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है? ये समझ में आया सबको? ये क्लियर है? पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज क्यों हुआ? सर ये एक बार फिर से समझ सकते हो प्लीज? एसिड तुमने डाला वीक एसिड, तो वीक एसिड तो इस इक्विलिब्रियम में होगा, करेक्ट? हाँ सर। थोड़ा सा ये होगा और ये भी बचा होगा काफी, करेक्ट? हाँ सर। तो पहले जब तुम OH माइनस डालोगे तो ये रिएक्शन होगा, करेक्ट? हाँ सर बरोबर। तो इसकी वजह से ये 1 वाला रीजन है, डिक्रीज होगा, H प्लस गए सोल्यूशन से, करेक्ट? यस सर। फिर जब H प्लस खत्म हो गए उसके बाद तुम OH माइनस डालोगे तो वो तो HA से रिएक्ट होगा ना, हाँ सर। आएगा वाटर और A माइनस, तो ये नया आयन A माइनस आ गया ना सोल्यूशन में, हाँ सर। तो थोड़ा इंक्रीज होगा। ये रीजन 2। ठीक है? यस सर समझो। नोट कर लिया? Conductometric titration we can also use for precipitation reactions. Like मान लो ऐसा एग्जाम्पल है, बीकर में AgNO3 पड़ा है, ऊपर से हम Ki डाल रहे हैं, क्या होगा इसमें? क्या रिएक्शन होगा? AgNO3 प्लस Ki रिएक्ट करेंगे तो AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा, वो सॉल्यूशन के बाहर चला जाएगा, करेक्ट? तो कैसा ग्राफ बनेगा? तुम Ki डालना शुरू करोगे, Ag प्लस सॉल्यूशन से जाता जाएगा और उतना K प्लस आता जाएगा, करेक्ट? यस और नो? यस सर। Ag प्लस गया, K प्लस आया, कंडक्टेंस विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एक बार Ag प्लस खत्म हो गया उसके बाद भी और Ki डालते गए तो और एक्स्ट्रा आयंस आ रहे हैं तो कंडक्टेंस विल स्लाइटली इंक्रीज। ठीक है? मतलब KNO3 stronger electrolyte है। क्या? KNO3 stronger electrolyte। NO3, AgNO3, Ki all are strong electrolytes. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्गर वीकर थोड़ी कुछ होता है, ये लोग तो 100% डिसोसिएटेड रहेंगे। यस। ठीक है? नोट कर लिया?
एक मिनट। Done. तो अब नेक्स्ट क्लास तक बुकलेट कंप्लीट कर लो। ओके Yes, sir. सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओवर। थ्योरी वाइज ओवर, एक क्लास और थोड़ा डाउट करेंगे। ओके सर तो वो ट्यूसडे को अपना डाउट लेक्चर उधर करोगे या फिर मंडे को? मंडे को भी इसी के कुछ गेट इक्विप्ड के और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है ओके सर। फिर मुझे वेरिएशन विद कंसंट्रेशन में डाउट। क्या मुझे वेरिएशन विद कंसंट्रेशन में डाउट। बोलो। तो मोल्टन स्टेट में भी तो कंडक्ट कर सकते हैं ना, मतलब तो फिर उस केस में ग्राफ कैसा होगा? मोल्टन स्टेट में ये तो इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट करेगा ना। रहेगा, तो उसके लिए फिर वेरिएशन इन कंसंट्रेशन हम स्टडी नहीं करेंगे। कंसंट्रेशन इज डिफाइंड फॉर अ सॉल्यूशन, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ मोल्टन सॉल्ट। तो उस केस में ग्राफ 0 को टेंड करेगा। ग्राफ बनेगा कैसे यार, डिफाइंड ही नहीं है जो चीज। ये है वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन, वेरिएशन विथ मोलैरिटी। मोलैरिटी डिफाइन होती है सॉल्यूशन के लिए। मोल्टेन अगर हम इलेक्ट्रो उसे इनफिनिट कंसंट्रेशन नहीं बोल सकते। कैसे बोल सकते हो जब सॉल्वेंट ही नहीं है कोई? भाई सॉल्यूशन के लिए चीजें होनी चाहिए ना, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। यस। चलो विल स्टॉप हियर, बाय एवरीबॉडी।